हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन। करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 2 एंड 3 नवंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है, ठीक है, तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जितनी जल्दी आप बेल आइकन को ऑन कर लेंगे उतनी जल्दी आपको इसकी अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बेल आइकन ज़रूर ऑन रखना है, ताकि आपको देखिए, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपका डेली करंट अफेयर का जो सीरीज़ रहेगा, जो हाफ एन आवर का रहता है, वो मिस हो जाएगा, ठीक है। और वो मिस हो गया तो आपका सुबह के करंट अफेयर का जो लेक्चर होता है वो आपके आगे जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें फिर वो हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो होती है सीरीज़, ये आपकी कोरिलेशन के लिए होती है एक प्रकार से, ताकि जब आप मेंस के एग्ज़ाम लिखिए या फिर किसी अदर ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे आपको जो रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है, वहाँ पे आपको करंट अफेयर काफ़ी हेल्पफुल होता है, ताकि आपको वो फॉर्डर एक तरीके से एग्जिबिट तौर पे इस आपके दिमाग में बना रहे, ठीक है। तो कोशिश करिए डेली टू डेली करंट अफेयर को डिस्कस करिए, डेली टू डेली करंट अफेयर को याद करिए, ठीक है, अच्छे तरीके से कोरिलेट करिए, ताकि वो आपके पेपर के लिए सुटेबल हो। और किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को डेली पढ़िए, ठीक है। यहाँ से करंट अफेयर सीखने के बाद भी आप कम से कम 2 से 3 एडिटोरियल डेली पढ़िए, और उसकी जो मोटी मोटी चीज़ें वो तो आपको यहीं पर डायरेक्ट मिल जाती हैं। तो फिर भी मैं बोलूँगा कि आप एडिटोरियल डेली पढ़िए, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में अपने द हिंदू और पीआईबी की करंट अफेयर की सीरीज़ को यहाँ की बढ़ा रहे हैं। मतलब इसमें जो भी आप करंट अफेयर डिस्कस करोगे वो हम इसमें जो द हिंदू और पीआईबी के जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक आध एक्स्ट्रा जो करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं वो किसी अदर सोर्स से भी किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, मार्केट को समझ करके स्टार्ट करते हैं। मार्किंग स्कीम में आपको 6 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करना है, ताकि आप एक सेफ जोन पे फॉल करिए, और जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है मेंस की वो अच्छे तरीके से फुलफिल हो सके और अच्छे तरीके से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि मार्किंग स्कीम को ध्यान से देखिए और कोशिश करिए 6 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चन को ही करेक्ट करिए, ठीक है। इससे कम स्कोर आता है तो एक बार वीडियो को फिर से हाफ एन आवर के बाद रिवाइज़ कर लीजिएगा, और 24 आवर्स के बाद जो भी वीडियो को देख रहा है सभी को वीडियो को जरूर रिवाइज़ करना है, ठीक है। चलिए, आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एसईआरबी पावर स्कीम। तो ये एसईआरबी पावर स्कीम क्या है, आपको इसके बारे में बताना है, और 2 स्टेटमेंट दी हैं उसके आंसर बताना है, ठीक है। फर्स्ट है, इट इज़ लॉन्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। सेकंड, द स्कीम टारगेट वुमेन रिसर्चर्स इन 18 to 55 ईयर्स ऑफ एज, की जो स्कीम है जिसमें टारगेट किया जाएगा वुमेन रिसर्चर्स को, उनकी एज 18 से 55 साल होनी चाहिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, और फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए क्या करिए, सबसे पहले जितना हो सके उतना कोरिलेट करने की कोशिश करिए। उसके बाद अब यहाँ पे एसईआरबी पावर स्कीम है, ठीक है। तो यहाँ पावर है, मतलब कुछ ना कुछ तो चीज़ें साइंस से रिलेट करेंगी, ठीक है। और जो ये लॉन्च किया गया इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए लॉन्च किया गया, ये बिल्कुल करेक्ट दिया। तो पहले स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, राइट आंसर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। और जो सेकंड स्कीम है कि क्या इसमें जो एज है ये 18 to 50 ईयर्स ओल्ड दी है। देखिए, अधिकतम क्वेश्चन में क्या होता है जो यूपीएससी देती है उसमें कुछ ना कुछ वो आपको सेकेंड टर्म ऑफ उसमें जो रहेगा उसमें आपको कुछ ना कुछ मिस्टेक दे देगी। देखिए, जैसे ये स्कीम वुमेन से तो रिलेट करती है, बट इट इज़ देयर जो एज है यहाँ पे 18 to 55, ये यहाँ पे गलत दी है। इट इज़ 35 to 55 है, ठीक है, 35 to 55 है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी ओनली राइट आंसर, ठीक है। कुछ और चीज़ें समझ लेते पहले। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं उन्होंने लॉन्च किया है एसईआरबी पावर, जिसको कहा जाता है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। तो पावर की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, और कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है कि प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटिंग रिसर्च स्कीम। ये जो स्कीम है इसमें 2 कंपोनेंट्स अब बताए गए, इसमें फेलोशिप एंड रिसर्च ग्रांट, ठीक है। तो एक फेलोशिप के ऊपर वर्क करना है और दूसरा जो रिसर्च ग्रांट है उसके ऊपर वर्क करना है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसको एसईआरबी कहा जाता है, ये एक स्टैचुटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ठीक है। इसको याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। इसमें जो टारगेट है कि वुमेन रिसर्चर्स हैं ये 35 से 55 एज ईयर्स की होनी चाहिए, और अप टू 25 जो फेलोशिप्स हैं
हर साल एंड नॉट मोर देन 75 एट एनी पॉइंट इन टाइम, एक समय में 75 से ज़्यादा जो फेलोशिप है वो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कुछ कंपोनेंट सपोर्ट भी यहाँ पे रखा गया है कि अगर कोई फेलोशिप है उसको 15,000 रुपये पर मंथ इन एडिशनल टू रेगुलर इनकम के तौर पे 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। रिसर्च ग्रांट अगर कुछ यहाँ पे मिलता है तो 10 लाख रुपये पर एनम इसमें दिया जाएगा। और जो ओवरहेड है मतलब कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जो आपको मिलते हैं, मतलब जो आपकी सैलरी से ऊपर जो कुछ मिलेगा वो 90,000 पर एनम, ठीक है। इस तरीके से ड्यूरेशन में अगर देखी जाए इस स्कीम के तहत तो 3 ईयर्स विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन वंस इन अ कैरियर, ठीक है। तो अगर एक बार आपको यहाँ पे कैरियर मिल जाता है तो आपको 3 साल तक विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन, लेकिन एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कब तक बढ़ेगा, लेकिन 3 साल तक आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वुमेन के ऊपर कुछ आता है तो कोशिश करिए इसको जरूर याद करके लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनाम डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है। अभी वियतनाम काफ़ी न्यूज़ में था, आपको बताना है कि ये किससे अपनी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है। ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव का मैप है तो कोशिश करिए दिमाग में रखिए कि वियतनाम किस जगह पे इसकी लोकेशन है और फिर आपको काफ़ी अच्छे तक बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी लाओस एंड ऑप्शन डी चाइना। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आंसर दीजिए। चलो आपने आंसर सोच लिया होगा, देख लेते राइट आंसर क्या, ठीक है। ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव का मैप है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए मोटा मोटा कि वियतनाम की लोकेशन कहाँ पड़ती है। तो ये जो आपका साउथ पैसिफिक जो आपका साउथ चाइना सी है, ठीक है, वहाँ पे जो होता है जो साउथ जिसको चाइना अपना सी बताता है वहाँ पे ही इसकी लोकेशन होती है। सबसे पहले आपको मोटा मोटा इसकी लोकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये जो अपनी लोकेशन जो शेयर करता है हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो ऊपर ये रहा आपका वियतनाम, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है। तो वियतनाम यहाँ पे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये हनोई से बॉर्डर टच करता है, सॉरी हनोई इसकी कैपिटल है। ऊपर जो ये बॉर्डर टच करता है यहाँ पे अपने नॉर्थ ईस्ट में तो ये चाइना है, ठीक है। इधर पे चाइना, इसके आप वेस्ट में देखेंगे तो ये लाओस हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका साउथ वेस्ट है यहाँ पे ये थाईलैंड हो गया। और नीचे क्या हो गया इसके बाजू में कंबोडिया हो गया। तो आपको इसकी लोकेशन दिख रही है। तो यहाँ पे जो एक कंट्री नहीं है वो आपको म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार कुछ आपको यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो रेड वाला दिख रहा है इट वुड बी म्यांमार, ठीक है। तो ये म्यांमार से बॉर्डर टच नहीं करता है। तो अकॉर्डिंग टू मैप थाईलैंड से बॉर्डर टच करता है, लाओस से करता है, चाइना से करता है, बट म्यांमार से नहीं करता। और हमसे यहाँ पे क्या पूछा है किससे बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन आप मैप पर्सपेक्टिव के जो क्वेश्चन होते हैं उसको बहुत ध्यान से सुना करिएगा, ठीक है। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। फिलीपींस के पास अभी रिसेंटली एक टाइफून देखा गया है, उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जूट कल्टीवेशन, ठीक है। तो जूट कल्टीवेशन के रिगार्डिंग ये कुछ उसकी आपको थ्योरीज दी गई हैं कि इसके रिगार्डिंग कौन सी एक थ्योरी है जो जूट कल्टीवेशन से रिलेट नहीं करती है। फर्स्ट है टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ग्रो जूट इज़ बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, कि जो जूट कल्टीवेशन का जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना ज़रूरी होता है। सेकेंड फेवरेबल रेनफॉल शुड बी अराउंड 150 to 250 सेंटीमीटर, कि जो एक पर्याप्त रेनफॉल होना चाहिए वो 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होना चाहिए जूट कल्टीवेशन के लिए। थर्ड जो आपको दिया गया है ये आपका कि सॉइल है, सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड, एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो जो सॉइल है शुड बी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और जो एक प्रकार से एलुवियल सॉइल की तरह होना चाहिए। जो आपका ऑप्शन डी है कि चाइना इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन कंट्री, कि इसके रिगार्डिंग जो चाइना है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नॉट करेक्ट आपसे पूछा है, तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ के बताइएगा, करेक्ट नहीं है। चलो होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका जो राइट आंसर ये आपका ऑप्शन डी है कि चाइना नहीं है, इट इज़ इंडिया, ठीक है। इंडिया जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन कंट्री है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं कि टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें ना आपको मेंस में ज़रूर पूछ लेता है, सॉरी मेंस बोल रहा हूँ, आपको प्रीलिम्स के जो आपको
ऑप्शंस में देते हैं, वहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं और फिर आपको ये प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे याद नहीं रहती हैं और आप फिर वहाँ पे गलत कर देते हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल इसके लिए होनी चाहिए, वो भी वेल ड्रेन्ड, ठीक है, तो ये होना चाहिए। और जूट प्रोडक्शन अगर आप स्टेट वाइज देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, उससे कम बिहार में, फिर उससे कम असम, फिर आंध्र प्रदेश और फिर ओडिशा। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है कि जूट का प्रोडक्शन कहाँ होता है तो ये वेस्ट बंगाल में होता है और सबसे कम ओडिशा में होता है। तो 5 स्टेट के नाम एटलीस्ट आप याद रख लीजिए कि वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ये मेनली हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कि इट इज़ अ मेनली कंसनट्रेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, बिकॉज ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि जो रिच एलुवियल सॉइल होती है जो गंगा की है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाता है, उसी के कारण वहाँ पे काफ़ी अच्छी मिट्टी मिल जाती है, सॉइल मिल जाती है, जो जूट प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ये याद रखिएगा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोडक्शन है रॉ जूट एंड जूट गुड्स का, जो कंट्रीब्यूट करता है ओवर 50 से 40% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। तो वर्ल्ड का पूरे ग्लोबल का 50 से लेके 40% जो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन है वो कहाँ से होता है, वो इंडिया से ही होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इट इज़ यूज इन मेकिंग गनी बैग्स, ठीक है। तो क्या क्या बनाने में काम आता है, तो गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट और जो अदर जो भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं उन सभी चीज़ों में इसका उपयोग होता है, ये सभी चीज़ें बनाने के लिए। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज रिलीज्ड बाय। तो अभी क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज़ किया गया है, आपको बताना है इसको किसने रिलीज़ किया है। फर्स्ट है एनएसओ, जिसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहते हैं। बी है आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एंड ऑप्शन डी लेबर मिनिस्ट्री। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा, देख लेते राइट आंसर क्या है इसका। इसको जो रिलीज़ किया है ये आपको एनएसओ, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। एनएसओ के जरिए क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को भी रिलीज़ किया है, जिसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहा जाता है। और क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जिसको पीएलएफएस कहते हैं, ठीक है, अक्टूबर दिसंबर जो 2019 का, उसको इस समय रिलीज़ किया गया है। इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसके बारे में कुछ समझ लीजिए, शायद ये आपको मेंस में हेल्पफुल हो आगे लिखने के लिए। It eased in urban areas to 7.9% in October-December 2019 compared to 9.9% in October-December 2018, ठीक है। तो ये देखा गया है कि जो ईस्ट है अर्बन एरियाज़ के अंदर वो 7.9% है अक्टूबर से दिसंबर 2019 में, और जो 9.9 थी अक्टूबर दिसंबर 2018 में। तो काफ़ी कम हो गया है अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और ज़्यादा क्या हो गया है, ठीक है, बढ़ गया है। हाउएवर जो स्टेट वाइज जो डेटा था ये शो करता है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट है ये काफ़ी हाइयर है नेशनल एवरेज इन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, केरला, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और आंध्र प्रदेश का। तो ये जो स्टेट है यहाँ पे देखा गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये काफ़ी ज़्यादा है। जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये डिक्रीज़ हुआ थोड़ा सा, जो 9.8% इन अक्टूबर दिसंबर 2019 में था, इसको कंपेयर किया जा रहा है 12.3% अक्टूबर दिसंबर 2018 में। तो पहले से थोड़ा सा फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, ठीक है। और जो अगर अर्बन एरियाज़ का देखोगे तो वो भी थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, 7.9% है। मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे तो ये मॉडरेट है, इसमें ज़्यादा ना बढ़ोतरी हुई है ना ज़्यादा गिरावट हुई है। तो ये 7.3% है अक्टूबर दिसंबर 2019 में, अकॉर्डिंग टू जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, और जो 9.2% है अक्टूबर दिसंबर 2018 में, ठीक है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है इसमें देख लो कि ये रोज़ हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा है, 37.2% अक्टूबर दिसंबर 2019 में, जो 36.3% था अक्टूबर दिसंबर 2018 में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि ये आपको मेंस में लिखने में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशिएटिव फॉर फोकस्ड एक्शन ऑन सिक्योरिटी ऑफ वुमेन with an objective to provide safety and security to lady passenger traveling by trains for their entire journey from starting station to destination station is named as, ठीक है। एक इनिशिएटिव लिया गया है जो फोकस करेगा एक्शन, ठीक है, जो भी सिक्योरिटी रहेगी वुमेन की, और जो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए लेडी पैसेंजर को, जब वो ट्रेवल करेगी ट्रेन में पूरी एंटायर जर्नी उसके फर्स्ट स्टेशन से लेकर लास्ट स्टेशन तक। तो ये जो इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है जो उनकी सेफ्टी और जो उनकी सिक्योरिटी पे फोकस करेगा, इस इनिशिएटिव का नाम क्या है। ऑप्शन ए महिला साथी, ऑप्शन बी मेरी सहेली, ऑप्शन सी वुमेन एम्पावरमेंट, ऑप्शन डी वी द इंडिया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखो तो ऑप्शन बी
मेरी सहेली करके एक इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड कराना है किसको, महिलाओं को जो ट्रैवल करती हैं ट्रेन में, ठीक है, उनके स्टार्टिंग स्टेशन से लेके उनके डेस्टिनेशन तक जहां तक उनको पहुंचना है। तो जो मेरी सहेली है, ये जो इनिशिएटिव लिया गया, स्टार्ट किया गया है पायलट प्रोजेक्ट साउथ ईस्टर्न रेलवे के ज़रिए इन सितंबर 2020 में, और ये रिसेंटली इट वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल जोन्स आफ्टर गेटिंग एनकरेजिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम लेडी पैसेंजर, ठीक है। तो ये जो काफ़ी एक्सटेंड कर दिया गया है सभी जोन्स में, जो भी गेटिंग करेंगी, एनकरेज करेंगी रिस्पॉन्स लेडी पैसेंजर से, ठीक है। ये इनिशिएटिव फोकस करेगा एक्शन ऑन सिक्योरिटी वुमेन्स अक्रॉस ऑल जोन्स विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू लेडी पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन्स फॉर देयर एंटायर जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेशन टू डेस्टिनेशन स्टेशन, ठीक है। तो दिस इज द work, and the strategy details interaction with lady passengers, especially those traveling alone, by a team of young lady रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर्सनल एट द ओरिजिनेटिंग स्टेशन, ठीक है। तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन में जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पे जो भी यंग लेडीज़ रहेंगी वो इसके लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण कदम उठाएंगी, और ये जो लेडी पैसेंजर रहेंगी ये ब्रीफली अबाउट ऑल द प्रिकॉशंस लेंगी, ताकि जो ड्यूरिंग जर्नी टोल्ड करेंगे डायल 182 इन केस दे फेस और सी प्रॉब्लम इन कोच। अगर कोई सी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो 182 नंबर पर कॉल किया जाएगा, और जो प्लेटफॉर्म रहेगा वहाँ पर जो RPF पर्सनल होंगे वो उन पर तत्काल कार्यवाही करेंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखें। अगर वुमेन एम्पावरमेंट में कुछ भी उनकी सेफ्टी के लिए लिखने को आता है तो मेरी सहेली करके जो इनिशिएटिव RPF जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे के जरिए लिया गया है, मैं चाहूँगा कि आप इसको कृपया करके वहाँ जरूर मेंशन करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है रिवर मानस एक्ट एन इंटरनेशनल बॉर्डर डिवाइडिंग इंडिया एंड नेपाल, की जो मानस रिवर है ये इंटरनेशनली जो बॉर्डर है इंडिया और नेपाल के बीच इन दोनों को डिवाइड करने का काम करती है। सेकेंड, द पार्क वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, की इसी नाम से एक पार्क भी है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले आपको ये तो पता है इंडिया और नेपाल को जो अलग करती है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पे ये रिवर थी, ठीक है। तो ये काली रिवर, ठीक है, इसी के रिवर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट अभी चल रहा था। तो काली रिवर जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच, ठीक है, फ्लो होती है, इसको आप याद रखना। इट इज़ नॉट अ मानस रिवर। मानस रिवर के बारे में आप सभी जानते हैं कि असम के अंदर फ्लो होती है, और वहीं पर एक मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जरिए यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है, याद रखिएगा, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो मानस इसको डिक्लेयर किया गया है मानस नेशनल पार्क 1990 में, और ये अभी इस समय एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको यूनेस्को के द्वारा नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो इसको मानस नेशनल पार्क इन 1990 को एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे वर्क करता है, जहाँ पे जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है और जो एलिफेंट रिजर्व है और जो बायोस्फीयर रिजर्व है इन असम के अंदर, उसके तहत इसको रखा गया है। और ये जो लोकेट करता है हिमालयन फुट हिल्स, इट इज़ कॉन्टीगियस विद द रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक कॉन्टीगियस लगता है जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है भूटान में, ठीक है। तो वहाँ से काफ़ी हद तक रिलेट करता है। मानस रिवर जो है ये मेन रिवर है, मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। तो कभी पूछ लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र की मेजर ट्रिब्यूटरी मानस है कि नहीं है, तो यस, मानस इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चाहो तो वीडियो को पॉज करके लास्ट के पॉइंट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है। इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दी हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है नेशनल यूनिटी डे, जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस कहा जाता है, ये नवंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड सेकंड है स्टैचू ऑफ यूनिटी वॉज एडेड इन द 8th वंडर्स ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को 8th वंडर, 8वां आविष्कार, मतलब 8वें वंडर के तौर पे, ठीक है, 8वें चमत्कार के तौर पे संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कहा जाता है, उसके तहत उसको ऐड किया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लीजिए राइट आंसर क्या है। सबसे पहले देखिए जो नेशनल यूनिटी डे है, सभी को पता है
31 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये किसमें, नवंबर के महीने में सेलिब्रेट नहीं किया जाता, इसलिए पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। इसको राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहा जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और दिस इज सेलिब्रेटिंग ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इंडियन को आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर, ठीक है, ये भी कहा जाता है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। ठीक है, ही इज़ बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन आवर कंट्री टू मेक आवर कंट्री यूनाइटेड। ठीक है, तो इन्होंने हमारी कंट्री को यूनाइट करने में काफ़ी बड़ा रोल अपना निभाया है, ये याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसको ऐड किया गया है 8th वंडर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए याद रखिएगा, इसको शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 8th वंडर रखा गया है, ना कि वर्ल्ड में। तो अगर पूछा जाए, कहीं बोल दे कि ये वर्ल्ड के 8th वंडर के तौर पे इसका नाम है, तो ये गलत है। इसको शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको SCO कहते हैं, उसके तहत 8वें वंडर के तौर पे इसको याद किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और जो 2018 में जो गवर्नमेंट ने अनवील की थी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात के अंदर है, जिसको पटेल जी के ऑनर के तौर पे बनाया गया था, ये 182 मीटर की टॉलेस्ट स्टैचू है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू कौन सी है, तो ये आपकी वल्लभ भाई पटेल जो हमारे यहाँ, इन्हीं की स्टैचू है। ठीक है, इन जनवरी 2020 में इसको ऐड कर दिया गया था 8 वंडर्स ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत। तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व वॉज रिसेंटली न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कि जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है, जो न्यूज़ में था अभी, तो ये कौन से स्टेट से लोकेट करता है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, काफ़ी इजी सा आंसर था, होपफुली सभी ने करेक्ट आंसर दिया होगा। शिवालिक जो है ये कहाँ से, ये उत्तराखंड ए से रिलेट करता है। ठीक है, तो जो हिमाचल वाली जो चोटीज़ हैं, ठीक है, वहीं पे इसकी लोकेशन आती है। तो उत्तराखंड में जो मतलब शिवालिक हिल्स हैं, उन्हीं को शिवालिक रेंज के तौर पे शिवालिक एलिफेंट रिजर्व भी वहीं पे बनाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। तो शिवालिक एलिफेंट ये उत्तराखंड से लोकेट करते हैं। जो एलिफेंट है, इनको 2002 में नोटिफाइड किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है, ये लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए 1992 में। तो ये भी पूछा जा चुका है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब लॉन्च किया गया था, 1992 में, जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत आता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और जो इसके तहत जो प्रोजेक्ट आते हैं, जो शिवालिक एलिफेंट होते हैं, ठीक है, ये IUCN की रेड लिस्ट में अंदर इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। और जो साइट है, जिसको कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना कहा जाता है, उसके अंदर अपेंडिक्स 1 में इनको रखा गया है। और साथ ही साथ ये जो आपका शेड्यूल 1 के तहत तो आते हैं, साथ ही साथ जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो शेड्यूल 1 है, उसके तहत आते हैं। तो इसका एक्ट मत भूलिएगा कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है। और इनका जो स्टेटस क्या है, वो एंडेंजर्ड कैटेगरी का है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से देखते हैं, आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक अफेयर इंडेक्स। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स के हिसाब से इसमें कौन सी 2 स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट है, इट इज़ डेवलप्ड बाय पब्लिक अफेयर सेंटर, कि जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है, इसको पब्लिक अफेयर सेंटर ने पब्लिश किया है, डेवलप किया है। सेकंड है, गुजरात टॉप इन द इंडेक्स एज द बेस्ट गवर्न स्टेट इन कंट्री, कि गुजरात ने टॉप किया इस इंडेक्स में, जो बेस्ट गवर्न स्टेट कंट्री के अंदर साबित हुआ है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखो, सबसे पहले ही देखते हैं किसको डेवलप किसने क्या किया गया। इसको पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा इसको डेवलप किया है, तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 1 कि पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है, इसको डेवलप किया गया है। सेकंड, क्या गुजरात जो है इसके अंदर टॉप स्टेट है। देखिए गुजरात गलत है, इट इज़ टॉप्ड बाय केरला। तो केरला के जरिए इसमें टॉप किया गया है, जिसमें बेस्ट गवर्न स्टेट इन द कंट्री ये देखा गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन, सॉरी, जो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो जो पब्लिक अफेयर सेंटर है, इसने डेवलप किया है पब्लिक अफेयर इंडेक्स को। ठीक है, और ये जो लार्जली बेस्ड होता है सेकेंडरी डेटा
और जो इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर और डिपार्टमेंट के जरिए इसको लेके वहाँ से डेटा फिर इसको गवर्न किया जाता है, ठीक है। तो जो पब्लिक अफेयर सेंटर है, ठीक है, उसके हिसाब से जो गवर्नेंस परफॉर्मेंस होती है इसको देखा गया है, इसको एनालाइज किया गया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, कि ये डिफाइन करते हैं 3 पिलर्स में, इक्विटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी, कि ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है कि इसमें किस तरह की इक्विटी है, किस तरह की ग्रोथ है, किस तरह की सस्टेनेबिलिटी है, इसको चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। और ये जो डेटा है ये ड्रिवन किया जाता है प्लेटफॉर्म टू रैंक 30 स्टेट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द लेंस ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। तो 30 स्टेट्स ऑफ इंडिया को कंबाइन करके इसको बनाया जाता है और केरला ने इसमें एडजस्ट द बेस्ट गवर्नमेंट स्टेट ऑफ द कंट्री वाइल उत्तर प्रदेश एंडेड एट द बॉटम, ठीक है। सबसे टॉप में केरला है, उत्तर प्रदेश सबसे आखिरी में, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दिए, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट पूछा है। तो जो कोरल्स हैं ये एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मरीन एनिमल्स बट आर प्लांट्स, कि कोरल्स जो होते हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक जो विशेषता होती है मरीन एनिमल्स की तरह होती है, बट ये एक प्रकार के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड, इन इंडिया कोरल रीफ्स आर अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, कि जो इंडिया के अंदर जो कोरल रीफ्स हैं इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में रखा गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते राइट आंसर क्या है, ठीक है। देखिए इसमें जो कोरल एग्जिबिट ये बताया गया है कि जो कोरल एग्जिबिट करते कैरेक्टरिस्टिक मरीन एनिमल्स बट आर प्लांट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको आगे पीछे कर दिया है। देखिए कोरल जो कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करते हैं, मतलब स्पष्ट तौर पे अपनी कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, ये प्लांट्स की तरह होते हैं बट दे आर अ मरीन एनिमल्स, इसलिए पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। और इंडिया के अंदर जो कोरल रीफ्स हैं, यस, उनको 1972 का जो WPA है, जब वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें शेड्यूल 1 के तहत रखा गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो कोरल्स होते हैं वो एक प्रकार के मरीन एनिमल्स नहीं होते हैं, वो जो कोरल्स होते हैं वो प्लांट्स की तरह तो दिखते हैं बट वो कैसे होते हैं, वो मरीन एनिमल्स होते हैं। 2 प्रकार के कोरल्स होते हैं, पहले जो होते हैं आपके स्टोनी, और जो शैलो कोरल्स होते हैं ये होते हैं, ठीक है। और मतलब जो स्टोनी होते हैं, स्टोनी कोरल्स कैसे होते हैं, ये जो शैलो वाटर में कोरल्स पाए जाते हैं, कम वाटर में कोरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है। और जो सॉफ्ट कोरल्स होते हैं ये डीप वाटर कोरल्स भी इनको कहा जाता है, जो डार्क एंड कोल्ड वाटर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो कोरल्स रीफ होते हैं इनको इंडिया के अंदर ये शेड्यूल 1 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इनको रखा गया है। और जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग ये बिगेस्ट थ्रेट होते हैं कोरल्स का, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। दिस थ्रेट हैज़ बीन विजिबल इन द ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स, ठीक है, कि जो थ्रेट्स होता है ये ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स के तौर पे समझ में आता है, ठीक है। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होती है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें जो कोरल्स होते हैं अंडर स्ट्रेस फ्रॉम वार्म वेदर, ठीक है, जब गर्म वेदर होता है, काफ़ी थोड़ा सा वेदर काफ़ी गर्म होने लगता है, तो एक्सपेल द एल्गी दैट गिव कोरल्स देयर ब्रिलियंट कलर्स एंड लिव इन देयर टिश्यूज एंड प्रोड्यूस द फूड। तब क्या होता है, जब वार्म वाटर के अंदर ये जो एल्गी होते हैं जिनको कोरल्स कहा जाता है, ठीक है, ये गिव करते हैं, ये जो एल्गी होते हैं इनमें से कोरल्स निकल आते हैं और ये काफ़ी ब्रिलियंट कलर्स के तौर पे समझ में आते हैं। और धीरे धीरे फिर क्या होता है, वार्म वेदर के कारण ये होते हैं टिश्यूज़ में कन्वर्ट होने जाते हैं और फिर फूड की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, दिख रहा है अभी आपको ये कलरफुल समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी जगह पे मतलब वाटर के अंदर काफ़ी अच्छा इनको क्लाइमेट मिलता है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से क्लाइमेट डिस्टर्ब होता जा रहा है तो इनका कलर धीरे धीरे यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, और ये ब्लीच हो जाते हैं। ब्लीच मतलब इनके अंदर से कलर हट जाता है और ये फिर क्या हो जाते हैं, ये पानी को फिर बाद में गंदा करने लगते हैं। तो जितने अच्छे दिख रहे हैं उतने ही बाद में डर्टनेस भी ये पानी के अंदर फैलाते हैं, ठीक है। तो ये कोरल रीफ्स है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पे कोरल रीफ्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, होपफुली आपको सारे आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। जितना स्कोर आया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, 6 से कम आया तो वीडियो को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और
अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए, डेफिनेटली तौर पे आपका स्कोर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगा। देखिए कहाँ पे जो मिस्टेक हो रही है उसको इम्प्रूव करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और देखिए फ्रेंड, जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि ये वीडियो हर किसी के पास पहुँच सके और हर किसी को उसका बेनिफिट मिल सके। शायद किसी के आपको याद ना रहे, बट शायद अगर उसको अच्छे से पढ़ाई करना, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, और तो शायद ये वीडियो उसको एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म दे सकता है, उसकी स्टडी अच्छी तरीके से पूरी कर सकता है। ठीक है, तो जितना हो सके प्लीज़ और प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।